हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम ग्राउंड। तालिबान का अफगानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में दिन पर दिन कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन कैप्चर्ड बाय तालिबान और ऐसे में इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने सारे के सारे इंटरेस्ट जो अफगानिस्तान में हैं उनको प्रॉपर्ली सिक्योर करें। बट इन इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो आज की डेट में इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं। तो क्या क्या है वो चैलेंजेस और क्या उनका सोल्यूशन है, आज की इस वीडियो में हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम ग्राउंड ने अपनी एफकैट और CDS के मॉक टेस्ट लॉन्च कर चुके हैं। इन मॉक टेस्ट को परचेज करने के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम ग्राउंड को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप के आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंट PDFs और साथ ही साथ करंट हैपनिंग्स की डिटेल्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस की हिस्ट्री के साथ। अगर आपने हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा है तो 10th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में नॉर्थ इंडिया में जितने भी इन्वेडर्स आए मोस्टली वो अफगानिस्तान से आए थे। कुछ एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो मुगल्स, दुर्रानीज, खलजीज, ये सारे के सारे अफगानिस्तान से ही माइग्रेट होके आए थे और उन्हीं के साथ साथ एक मेजर अफगान पॉपुलेशन भी इंडिया में आई, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा है तो आपने फ्रंटियर गांधी का नाम जरूर सुना होगा। फ्रंटियर गांधी बेसिकली खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है, जो एक अफगानिस्तान के प्रोमिनेंट लीडर थे और उन्होंने भारत की आज़ादी में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत एक्टिवली सपोर्ट किया था। अब अगर हम इंडिया और अफगानिस्तान के एंगेजमेंट्स की हिस्ट्री की बात करें तो 1950 में भारत पहला देश था जिसने अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किया। बट ये फ्रेंडशिप ट्रीटी जो थी ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाई, क्योंकि 1979 से 1989 के बीच में अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा एंटी सोवियत जिहाद बढ़ गया था। अब इस टाइप की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है उस पर कंस्ट्रेंट्स आएंगे और यही इंडिया के साथ भी हुआ। फिर इंडिया ने धीरे धीरे अफगानिस्तान के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इरिगेशन सेक्टर और साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए अपना ध्यान जो है कॉन्सेंट्रेट किया। लेकिन ये चीज़ भी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई उस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि मिड 1990s में क्या हुआ, तालिबान नाम की एक आइडियोलॉजी अफगानिस्तान में आ गई और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट अफगानिस्तान में बढ़ने लगा। अब क्योंकि तालिबान को डायरेक्टली उसके अगेंस्ट जाना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क था, इसलिए इंडिया ने ईरान, रशिया और तजिकिस्तान की हेल्प ली, क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज थी जो तालिबान के अगेंस्ट थी। और तालिबान के अगेंस्ट इनके साथ ही साथ एक और संगठन था जिसका नाम था नॉर्दर्न अलायंस। अभी आगे हम देखेंगे कि नॉर्दर्न अलायंस किन किन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूट करके बना था। तो इंडिया ने एक तरीके से नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो तालिबान को प्रॉपरली अपोज कर पाएँ और अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर पाएँ। इसी के साथ साथ एक छोटा सा बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ हमारा फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम इंडिया एज वेल एज अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान को सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मैप को ध्यान से देखा होगा तो पाकिस्तान प्रॉपरली अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में सैंडविच्ड है। तो दो साइड से अगर किसी भी कंट्री को सप्रेस किया जाए तो उस कंट्री को कैप्चर करना या इन्वेड करना बहुत आसान हो जाता है। इसको भी हम आगे मैप में डिटेल में देखेंगे। जैसा आप देख सकते हैं पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में प्रॉपरली सैंडविच्ड है। तो ऐसे में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे हों ताकि हम अफगानिस्तान के बॉर्डर्स का फ़ायदा उठा सकें ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में। क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान के साथ आए दिन कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको एडिशनली बताना चाहता हूँ कि चाबहार और ग्वादर पोर्ट के बीच की डिस्टेंस 72 किलोमीटर्स है। अब ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मीन्स डिस्टेंस को याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि चाबहार और ग्वादर पोर्ट के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम है। और आज की डेट में हमारा चाइना के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है, तो ग्वादर में सीपेक की बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं और चाबहार में इंडिया की बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे चाइना जो है अपने इंटरेस्ट पाकिस्तान से शिफ्ट करके ईरान में ला रहा है। तो ये हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अगेंस्ट हो रहा है, तो इसका भी आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। खैर ये थोड़ी ऑफ टॉपिक बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत और अफगानिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें
तो आज की डेट में अफगानिस्तान जो है मिनरल्स और ओर्स का एक हब है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या रीज़न है जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएस, रशिया, यूके, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो क्यों अपनी पावर मिडिल ईस्ट में कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हैं? मेन रीज़न यही है कि मिडिल ईस्ट में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल ओर्स जैसे आयरन, लिथियम, इनका बहुत ह्यूज कंसंट्रेशन है और जिस देश का भी दबदबा मिडिल ईस्ट में रहेगा वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है। भारत देश की बात करो तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग अभी तक हमने 3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स अफगानिस्तान में कर चुके हैं। अब इतने मेजर इन्वेस्टमेंट करे हैं तो इनको प्रोटेक्ट करना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं सामने आ रहे हैं। क्या क्या हैं वो सिक्योरिटी चैलेंजेस, इनको भी डेप्थ में देखते हैं। देखिए, तालिबान जो है, जैसे तालिबान एक आइडियोलॉजी है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइज ग्रुप है, तो तालिबान को जो सपोर्ट है ना वो पाकिस्तान बहुत एक्सटेंसिवली प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट तालिबान को ही नहीं, लश्कर तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन, इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में भी ऑपरेट करते हैं और साथ ही साथ अफगानिस्तान में भी अनरेस्ट फैला रहे हैं, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान जो है आर्म्स, एम्युनिशंस, मनी, ड्रग्स, ये सारी की सारी चीज़ें सप्लाई करता है और इसी वजह से ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में इतना पावरफुल बन चुके हैं। तो एक तरीके से पाकिस्तान का इनको सपोर्ट कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार सपोर्ट अगर कट हो गया तो ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप वीक हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूँ तो लेट 1990s में इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने स्टेप्स ऐसे लिए कि रिसोर्सेज जो हैं, जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके रिसोर्सेज को कट डाउन कर दिया और ऐसे क्या हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप में ही वीक हो गए, अपने आप में ही डिवाइड हो गए और आज की डेट में अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी है। उसके अलावा जितने भी मेजर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जितने भी ट्रूप्स हैं, ये सारे के सारे अफगानिस्तान में ट्रेन हो रहे हैं। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान एक ऐसा लैंड बन चुका है जहाँ पर टेररिस्ट की ट्रेनिंग हो रही है। तो एक तरीके से हमें इस चीज़ को भी सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार ये चीज़ एलिमिनेट होगी तो मेजर चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, टेररिज्म को हम बहुत ईजिली कंट्रोल कर पाएंगे। तो एक तरीके से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन टाइप की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं इनको एलिमिनेट करने में हेल्प करें, क्योंकि ये बाकी कंट्रीज़ के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। आपको पता होगा कि पीओके का एरिया जो है अफगानिस्तान से डायरेक्टली कनेक्टेड है, पाकिस्तान का तो खैर एरिया है ही। तो कश्मीर में जो इतने साल से अनरेस्ट हमने देखा, उनमें इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का भी बहुत बड़ा हाथ था। अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो देखिए, एक होता है गोल्डन क्रीसेंट। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये है गोल्डन क्रीसेंट जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलकर बनाया गया है। और सिमिलरली गोल्डन ट्रायंगल भी है जो आसियान नेशंस, प्रोमिनेंटली म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड को मिला के बनाया गया है। अब अगर मैं कुछ चीज़ों की बात करूं तो आपने अगर ध्यान दिया है तो इंडिया के पंजाब रीजन में, पंजाब जम्मू कश्मीर रीजन जो है इंडिया का, इस रीजन में मेरे को, मैं मार्क कर देता हूँ इसको, इस पर्टिकुलर रीजन में और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ड्रग्स जो है काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी स्मगलिंग होती है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कई बार इन ड्रग्स को सीज भी करती हैं, लेकिन फिर भी ये ड्रग्स की प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल ही मेजर रीजंस हैं। बेसिकली गोल्डन क्रीसेंट क्या है? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलके क्या करते हैं कि एक तरीके से ड्रग्स जो है ना उनको इलीगली सप्लाई करते हैं। क्रॉस बॉर्डर ड्रग सप्लाई होती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे स्टेट्स में, जैसे पंजाब में, जम्मू कश्मीर में ड्रग अब्यूज़ यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये एक तरीके से, कभी भी आप ध्यान देना कि जितने भी मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ड्रग्स का बहुत हैवी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स उनको हेल्प करती है सस्टेन करने में, उनको ज़िंदा रहने में हेल्प करती है, उनको इस टाइप की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देने में हेल्प करती है। तो एक तरीके से जो ड्रग अब्यूज़ इंडिया में हो रहा है उसकी जो मेन कारण है वो है गोल्डन क्रीसेंट। और गोल्डन क्रीसेंट मैंने आपको बता ही दिया है, इन 3 देशों को मिला के बना हुआ है। अब तालिबान की आइडियोलॉजी कहाँ से आई? देखिए, बेसिकली बहुत सारे लोगों को लगता है तालिबान एक बना बनाया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली तालिबान एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी क्यों? तालिबान का अगर आप अफगान लैंग्वेज में इसका मतलब निकालें तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स। ये ऐसे लोग हैं जो एक तरीके से
पावर को ग्रैब करने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। ये अफगान सिविल वॉर के रेफ्यूजीज हैं। सिविल वॉर क्यों? अफगानिस्तान के जो खुद के लोग हैं, यानी वहाँ की जो खुद की एथनिसिटी है, खुद के जो लोग हैं वो पश्तून लोग बहुत ज़्यादा हैं। पश्तून लोग वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। ये अपने आप को माइनॉरिटी कंसिडर करते हैं क्योंकि ये 50% से भी कम है। अब ऐसे में क्या होता है कि एक तरीके की इनसिक्योरिटी आती है माइंड में कि जब कोई भी पर्टिकुलर कास्ट या कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी माइनॉरिटी बन जाती है तो उनमें इनके दिमाग में डर आता है कि कहीं मेजर सेक्शन जो है सोसाइटी का उनको सप्रेस ना कर दे, और यही चीज़ इनके साथ भी हुई। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान इस टाइप की कंट्रीज जो है सपोर्ट एक्सटेंड करती हैं, वैसे ही सऊदी अरेबिया ने भी एक सपोर्ट एक्सटेंड किया इन लोगों की आइडियोलॉजी को एक गलत डायरेक्शन में जाने के लिए। आज की डेट में तालिबान को जो है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई ये सब रिकॉग्नाइज करते हैं। और तालिबान की एक्टिविटीज़ कैसी हैं? देखिए, इन्होंने बुद्धा मॉन्यूमेंट्स को डेमोलिश कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया की तरफ से काफ़ी हैवी प्रोटेस्ट गया, लेकिन एक्चुअल में कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तालिबान को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर 1999 की बात करें तो इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 814 को हाईजैक करके कांधार में स्टे कराया गया था और सस्पेक्ट किया गया था कि तालिबान ने ही ये सब चीज़ें करी हैं, और बाद में पाया भी गया कि तालिबान ही इन सब एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर रहा था। यही रीज़न है कि तालिबान की जो एक्टिविटीज़ जो भी तालिबान ने करी, इसी की वजह से इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्दर्न अलायंस का कंसेप्ट क्या है। जैसे ये अफगानिस्तान का मैप है, तो अफगानिस्तान का मैप कुछ इस तरीके से डिवाइड हुआ, मतलब बाउंड्रीज डिवाइड नहीं हुई, लेकिन कुछ इस तरीके से बांटा गया कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्शन में कुछ तुर्कमेनिस्तान के लोग आए, इस पर्टिकुलर पोर्शन में कुछ हज़ारा कम्युनिटी के लोग आए, इस पर्टिकुलर पोर्शन में कुछ उज़्बेक लोग आए उज़्बेकिस्तान से, और ये वाला रीजन है, इस रीजन में थे अफगानिस्तान के खुद के लोग, यानी जो पश्तून आइडियोलॉजी के जो लोग थे। अब क्योंकि ऐसा हुआ कि जितने भी बॉर्डर एरियाज थे उनको अफगानिस्तान के लोग ही कंट्रोल कर रहे थे, तो उनमें एक फीलिंग आई कि अफगानिस्तान की गवर्नेंस उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि मेजर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो तो उन्होंने ही लिया हुआ है। बट ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए क्या हुआ कि आइडियोलॉजी का डिफरेंस आया और तालिबान नाम के जो आइडियोलॉजी है वो बन के एक संगठन में कन्वर्ट हो गई। और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि ये जो ऊपर का पोर्शन है, हज़ारा प्लस ताजिक प्लस उज़्बेक, इन तीनों को मिला के नॉर्दर्न अलायंस का गठन हुआ है। अब आपको शायद एक क्लियर आइडिया आ गया हो कि नॉर्दर्न अलायंस क्या है, और ये नॉर्दर्न अलायंस जो है बिल्कुल तालिबान के अगेंस्ट है, इसलिए इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को आज की डेट में सपोर्ट कर रहा है। आई होप आपको अब थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि नॉर्दर्न अलायंस एक्चुअल में क्या है। तो इंडिया ने एक तरीके से ध्यान दिया कि हाँ, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये डिसरप्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अफगानिस्तान में, इसलिए इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस और अदर कंट्रीज सच एज ईरान, उसके साथ ही साथ तजिकिस्तान, इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे इंडिया ने ये रियलाइज़ किया कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो अब हम अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को तो रोक नहीं सकते ना, क्योंकि हमें अपने बायलैटरल टाइम्स एनहेंस करने हैं। तो इंडिया ने 2009 में ज़रांज दिलाराम हाईवे रोड जो है उसके डेवलपमेंट के लिए अफगानिस्तान को फंड किया। उसी के साथ साथ इंडो अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जिसको सलमा डैम भी कहा जाता है, इस डैम की कंस्ट्रक्शन भी एंटायरली इंडिया ने करी है, और अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसकी डेवलपमेंट भी इंडिया ने करवाई है। अब इतनी सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कोई भी कंट्री अंडरटेक करेगा तो सिंपल सी बात है ना, अफगानिस्तान का एक इंक्लिनेशन हो जाएगा, और आज की डेट में अफगानिस्तान का इंक्लिनेशन इंडिया की टूवर्ड्स है, ये चीज़ देखी जा रही है। अब रिसेंटली यूएस तालिबान के जो टॉक्स हुए थे दोहा में, उसमें यूएस ने क्या किया कि ये अनाउंस किया कि जितने भी मेजर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इन कंट्रीज़ को बुलाया और उनके सामने जितनी भी अफगानिस्तान पीस के लिए बातें हुई उनको किया, ताकि जो भी रिजल्ट हो एंटायरली उसके लिए यूएस को ब्लेम ना किया जाए। बट अल्टीमेटली जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी जो है वो एक फेलियर की तरफ बढ़ रही है। फेलियर क्यों? क्योंकि आज से पहले अगर आपने ध्यान दिया है तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो कोई भी अगर
ऐसी अनाउंसमेंट करता है तो उसका इम्पैक्ट होता है मिडिल ईस्ट में, और कोई भी और कंट्रीज है वहाँ पर इम्पैक्ट होता है। लेकिन आज की डेट में जो बाइडेन के अनाउंसमेंट्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा। तालिबान ने सिंपल सी बात कह दी है कि सितंबर तक विड्रॉल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो दोबारा इस टाइप की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है करना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट अगर विड्रॉल हो भी गया प्रॉपर्ली फिर भी करेंगे, क्योंकि रिसेंटली काबुल गर्ल्स हाई स्कूल जो था वहाँ पर तालिबान ने एक बॉम्ब ब्लास्ट किया। तो अब कंडीशन ऐसी है कि ट्रूप्स को विड्रॉ करोगे तब भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी, ट्रूप्स को विड्रॉ नहीं करोगे तब भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी। यानी अब यूएस के सामने कोई सोल्यूशन नज़र आ ही नहीं रहा है। अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि इंडिया जो है और इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज़ जो हैं जैसे रशिया, ये अफगानिस्तान की पीस टॉक्स में काफ़ी इनकी इंपॉर्टेंस हो चुकी है। इसीलिए यूएस जो है इन जैसी कंट्रीज़ को इन्वाइट करने में लगा हुआ है। अब भारत की पॉलिसी क्या होने वाली है अफगानिस्तान के लिए? अब देखिए, अफगानिस्तान एक ऐसी पावर है कि हमें आज की डेट में अफगानिस्तान से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इंटरेस्ट मिलते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए नहीं है। हाँ, डेफिनेटली अगर हम अफगानिस्तान के बॉर्डर्स को सिक्योर करें तो हम पाकिस्तान को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट मेजर इंटरेस्ट हमारा है एनर्जी रिलेशंस का। वो कैसे, इसको भी आगे देखते हैं। देखिए, 2011 से अगर हम ध्यान दें तो भारत और अफगानिस्तान ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हुआ कि यूएस ने एक तरीके के डायरेक्शन दी इंडिया को कि इंडिया को अफगानिस्तान के साथ इतना एंगेज नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मेजरली यूएस और अदर डेवलप्ड कंट्रीज सोचती थी कि इंडिया अगर एंगेज कर रहा है तो इंडिया के रिलेशंस जो हैं, इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान के ट्राइलेटरल रिलेशंस यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहे हैं। ऑल्दो इंडिया ने हमेशा क्लियर किया कि इंडिया के जो अफगान के साथ रिलेशंस हैं वो पाकिस्तान से हमेशा इंडिपेंडेंट है, ये हमेशा क्लियर किया। लेकिन फिर भी डेवलप्ड कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया करता था। अगर हम बात करें तो 1965 और 71 के जो युद्ध हुए थे उसमें अफगानिस्तान ने इंडिया का सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंसर्जेंट और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी थी, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया था। तो अफगानिस्तान अपनी कंडीशन ही नहीं संभाल पा रहा था, तो इंडिया को कहाँ से सपोर्ट करता। उसके अलावा कश्मीर इशू में कभी भी अफगानिस्तान ने इंडिया को पब्लिकली सपोर्ट नहीं किया है, और इंडिया ने भी कभी भी डुरांड लाइन का जो डिबेट है, यानी एक तरीके का उसमें भी क्राइसिस है, उसको सपोर्ट नहीं किया है। अब मैं डुरांड लाइन का कंसेप्ट आपको बताता हूँ। जैसे ये मैप है, अब आपने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा नाम की जो एरियाज हैं इनकी बारे में सुना होगा न्यूज़ में। बेसिकली डुरांड लाइन जो थी वो सर डुरांड ने बनाई थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन वो कुछ इस तरीके से खींच दी गई, यानी थोड़ा गलत तरीके से खींच दी गई कि कुछ अफगानिस्तान का पार्ट जो है वो पाकिस्तान में आ गया। ठीक है, अब ये पार्ट जब पाकिस्तान में आ गया तो इसको कहलाया गया बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा का एरिया। अब ऐसे में क्या हुआ कि अफगानिस्तान इन सब चीज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगा कि हमारा एरिया पाकिस्तान में कैसे चला गया। लेकिन पाकिस्तान तो खुश हो रहा था क्योंकि उनको तो एडिशनल एरिया मिल गया ना। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है हमेशा से ये चाहता है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जो प्रो पाकिस्तान हो, क्योंकि अगर प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी तो उससे क्या होगा कि ये डुरांड लाइन का जो क्राइसिस है ये बार बार उठ के नहीं आएगा। अफगानिस्तान इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर अफगानिस्तान में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट आती है जो प्रो यूएस या प्रो इंडिया है तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आज की डेट में पाकिस्तान जो है वो तालिबान को इतना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहा है। आई होप आप अब इस चीज़ को रिलेट प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं। तो देखिए, डुरांड लाइन के कंसेप्ट में कभी भी इंडिया ने इंटरफेयर नहीं किया है, और वैसा ही अफगानिस्तान ने भी हमारे मैटर्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। ऑल्दो करना चाहिए था, वो हमें सपोर्ट करते तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। 2018 में भारत ने अफगानिस्तान को मी-25 अटैक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इंडिया ने जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदा, ये किस इंडियन एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए खरीदा गया है? ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उसके अलावा इंडिया ने काफ़ी सारे वेपन्स भी सप्लाई करे हैं अफगानिस्तान को। इंडिया ने अफगान डिफेंस पर्सनल्स के तहत काफ़ी सारे ऑपरेशंस भी करे हैं ताकि स्टेबिलिटी जो है वो प्रॉपर्ली स्टैब्लिश हो जाए। अब हम कुछ कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं जो भारत ने अफगानिस्तान में किए हैं। कंट्रीब्यूशंस की बात करो तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के टाइम में हमने 1.5 बिलियन का एड जो है अफगानिस्तान को डायरेक्टली दिया हुआ है।
उसके अलावा कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करूँ जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे थे लेकिन मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए उन प्रोजेक्ट्स को ही इंक्लूड किया है। तो अफगानिस्तान के पार्लियामेंट ने, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को बिल्ड करने में इंडिया ने बहुत मेजर एड्स दिए हैं। उसके अलावा हबीबिया हाई स्कूल जो है उसको प्रॉपरली डेवलप करने में जो ग्रांट एंड एड्स हैं वो भी इंडिया की तरफ से ही गए हैं। सलमा डैम, जिसको इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इस डैम को स्टैब्लिश करने के लिए भी और इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी इंडिया ने एड जो है प्रोवाइड करे हैं। खुमनी से काबुल तक इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रांसमिशन लाइन थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन में इंजीनियर्स के थ्रू वहाँ पर प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट किए और इस चीज़ में भी हेल्प करी है। उसके अलावा अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो इंडिया ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ और इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है काबुल में उसको इस्टेब्लिश किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान नेशनल एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है उसको कांधार में इंडिया ने ही फाइनेंस किया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर डेवलपमेंट की जो रिसर्चेज हो रही हैं वो प्रॉपर्ली अंडरटेक हो पा रही हैं। काबुल में चिमतला पावर सब स्टेशन, जैसा हमने दोबारा स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि बहुत सारे हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट्स में हेल्प किया है। स्पोर्ट्स की बात करो तो क्रिकेट स्टेडियम कांधार में जो बिल्ड हुआ है वो भी इंडिया की हेल्प से बिल्ड हुआ है। और सबसे मेजर जरांज दिलाराम रोड, ये ऐसी रोड है जो अफगानिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईरान बॉर्डर तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो एक तरीके से प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर कंट्री किसी भी क्राइसिस के अंडर में है। उसके अलावा रिसेंटली हमने सहतूत डैम जो था उसको बिल्ड करने में हेल्प करी। और ये सहतूत डैम किस लिए हेल्पफुल है? ये डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान के सिटीजन्स को। तो इस तरीके से इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं और उसके अलावा रशिया और ईरान के साथ मिलके भी इंडिया काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहा है जो अफगानिस्तान के लिए हेल्पफुल हो और उसी के साथ साथ तालिबान की जो डिमांड्स हैं उनको कब डाउन किया जा रहा है। अब हम आते हैं एक कंक्लूजन पे कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से क्या इसका क्रक्स निकलता है। देखिए, इंडिया ने पास्ट में काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करे हैं जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए गुडविल साबित हुए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है उसमें इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। सॉफ्ट पावर से याद आया कि सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। ऑल्दो इंडिया की रैंक काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी क्या आपको पता है इंडिया की रैंक कितनी है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इंडिया की करंट रैंक क्या चल रही है। इसके अलावा इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आज की डेट में अफगानिस्तान में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि तालिबान क्या कर रहा है, पाकिस्तान के डायरेक्शंस के अंडर इंडिया के जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हार्म कर रहा है। इसलिए आज की डेट में इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं एक्टिव हैं और तालिबान की एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जा रहा है। इनफैक्ट हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी ये स्टेटमेंट कही कि इंडिया को प्रॉपर्ली एंगेज करने की ज़रूरत है अफगानिस्तान में इस तरीके से ताकि हम तालिबान से अपने एसेट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली सिक्योर कर पाएँ और हमारी जो इतनी ह्यूज $3 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ये हार्म ना हो। तो आई होप आपको एक कंक्लूजन प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन ये वीडियो प्रॉपर्ली आपको एक ओवरव्यू देती है हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट कंडीशन तक। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स विद टाइम मिल जाएं। इस लेक्चर की PDF जो है आपको एग्जाम ग्राउंड के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।